नमस्कार, मैं रवीश कुमार। दिल्ली में बहस चलती है कि सरकार चला कौन रहा है, उपराज्यपाल या मुख्यमंत्री। अब बहस इस बात को लेकर भी चलने लगी है कि दिल्ली में विपक्ष का नेता कौन है, उपराज्यपाल या कोई और। जिस तरह से दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने इंडियन एक्सप्रेस में दिल्ली की समस्या को लेकर लिखा है और दिल्ली सरकार और उसके मंत्रियों की आलोचना की है, उससे लगता है कि उपराज्यपाल अब विपक्ष की भूमिका निभाने जा रहे हैं। अभी तक दिल्ली सरकार के मंत्री और उपराज्यपाल के बीच टकराव की खबरों में आरोप पहले मंत्रियों की तरफ से लगता था, लेकिन अब तो उपराज्यपाल भी अखबार में लिखने लगे हैं और मंत्रियों को कोसने लगे हैं। चूंकि उपराज्यपाल का संबंध बीजेपी से रहा है, निश्चित रूप से गोदी मीडिया उनकी निष्पक्षता या भूमिका पर सवाल नहीं कर पाएगा, संवैधानिक मर्यादा के उल्लंघन का सवाल नहीं करेगा और जिम्मेदारी या जवाबदेही की मांग प्रधानमंत्री से नहीं करेगा, क्योंकि गोदी मीडिया के सिस्टम में राज्यपाल और उपराज्यपाल एक वैकल्पिक सत्ता केंद्र के रूप में मान्य हो चुके हैं। राज्य सरकार पर जब भी कोई आरोप लगता है, उसके खिलाफ कोई आंदोलन होता है, तो राज्यपालों के बयान आने लग जाते हैं या कभी कभी उनके इंटरव्यू भी चलने लग जाते हैं। उपराज्यपाल ने जब लेख लिख दिया तो जवाब में दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज को भी लिखना पड़ा। उन्होंने उपराज्यपाल को व्यवधान पैदा करने वाला केंद्र सरकार का एजेंट बता दिया है। हम आज के वीडियो में इस पर बात करेंगे, लेकिन बात केवल उपराज्यपाल या राज्यपाल की नहीं है। कोलकाता की घटना को लेकर भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लेख को लेकर भी यही सवाल उठ रहे हैं। राष्ट्रपति ने अपनी वेबसाइट पर इसे लिखा है, जिसे कई अखबारों ने भी प्रकाशित किया है। इस वेबसाइट पर उनके भाषणों का संग्रह किया जाता है। राष्ट्रपति के लेख का शीर्षक है विमेन्स सेफ्टी, इनफ इज इनफ। यह लेख कोलकाता की घटना से शुरू होता है। बाकी दूसरी घटनाओं का जिक्र है, लेकिन नाम लेकर नहीं। इसके पहले राष्ट्रपति की वेबसाइट पर उन्होंने मार्च के महीने में लिखा था। इसे लेकर सवाल उठने लगा कि मणिपुर के समय तो आप चुप रहीं, महिला पहलवान जब प्रदर्शन कर रही थीं तब आप चुप रहीं, फर्रुखाबाद में इतनी बड़ी घटना हो गई, उस पर आपने कुछ नहीं कहा। क्या विपक्ष की सरकारों को गिराने का खेल अलग तरीके से लौट रहा है? इस बार इस तरह के बयानों से सरकारों को मनोवैज्ञानिक रूप से असुरक्षित किया जा रहा है, उनकी वैधानिकता कमजोर की जा रही है। एक तरीका था विधायकों को तोड़कर सरकार गिरा देने का, केंद्रीय जांच एजेंसियों से विधायकों और सांसदों में भयंकर भय पैदा करने का, जेल में डाल देने का। मगर सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों से इन एजेंसियों के काम करने के तरीकों की सच्चाई सामने आ चुकी है। तो क्या इनकी जगह मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की रणनीति अपनाई जा रही है, तनाव पैदा किया जा रहा है? राष्ट्रपति अपनी वेबसाइट पर लेख लिख रही हैं, दिल्ली के उपराज्यपाल इंडियन एक्सप्रेस में लिख रहे हैं और पश्चिम बंगाल के बीजेपी विधायक राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग को लेकर गवर्नर से मिलने चले जाते हैं और उसके अगले दिन गवर्नर दिल्ली आकर गृहमंत्री से मुलाकात करते हैं। मतलब किसी ना किसी तरह से राज्य सरकार को तनाव में रखना है। इससे पहले राज्यपालों ने गैर बीजेपी सरकारों के विधानसभा से पास किए हुए अनेक कानूनों को मंजूरी देने में कई महीने की देरी की। तब सुप्रीम कोर्ट ने काफी कुछ कहा था, राज्यपालों को उनकी हदें बताई थी। लेकिन इंडियन एक्सप्रेस में उपराज्यपाल विनय सक्सेना का यह लेख अलग ही लेवल पर है। 28 अगस्त के इस लेख को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि दिल्ली की खराब हालत पर कम से कम बीजेपी के नेता लिखते तो बात समझ में आती, लेकिन जब उपराज्यपाल ही लिख रहे हैं तो इसका मतलब साफ हो गया कि इस पद के जरिए केवल दिल्ली को चलाने की कोशिश नहीं हो रही, बल्कि दिल्ली के जनमत तैयार करने में उपराज्यपाल को भी सक्रिय किया जा रहा है। उपराज्यपाल लिखते हैं कि दिल्ली के ग्रामीण इलाकों में 2/3 घरों में पाइप गैस के कनेक्शन नहीं है, मगर इसके लिए जिम्मेदार कौन है? पाइप गैस के कनेक्शन की जिम्मेदारी, जवाबदेही किस मंत्रालय की आती है? दिल्ली में जब पानी का संकट होता है, उपराज्यपाल लिखते हैं
तो दिल्ली सरकार हरियाणा को दोष देती है। बारिश के कारण यमुना का पानी छोड़ा जाता है, तब हरियाणा को दोष दिया जाता है। हवा खराब होती है तो पड़ोसी राज्यों को दोष देती है। और अगर कोई भी बहाना नहीं सूझता तो उपराज्यपाल को दोषी ठहरा देती है कि खराब अफसरों की पोस्टिंग की जा रही है। अगर 1 मिनट के लिए इंडियन एक्सप्रेस के इस लेख से लेखक का नाम हटाकर आप पढ़िए तो यह सीधे सीधे किसी विपक्षी पार्टी के नेता का लेख लगता है, जिसमें चुन चुन कर दिल्ली शहर की हर समस्या के लिए वर्तमान राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। हमारा सवाल है कि क्या उपराज्यपाल जैसे संवैधानिक पद पर रहते हुए एक चुनी हुई सरकार के खिलाफ इस तरह अखबार में लिखकर मोर्चा खोलना संवैधानिक मर्यादाओं के हिसाब से सही है? दूसरा सवाल है, क्या राज्य सरकार तक यह सब कहने के लिए उपराज्यपाल के पास कोई और जरिया मौजूद नहीं? तीसरा सवाल है, इस लेख में उपराज्यपाल किसे संबोधित कर रहे हैं, राज्य सरकार को या दिल्ली की जनता को? चौथा सवाल है कि अगर वे सीधा दिल्ली के लोगों को संबोधित कर रहे हैं तो क्या यह काम एक राजनेता का नहीं होना चाहिए? जबकि इसी लेख में उपराज्यपाल ने लिखा है कि दिल्ली के विकास के हित में मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल के बीच के संबंधों को खूबसूरती से परिभाषित किया गया है, मगर यह लोकतांत्रिक ढांचा टूट गया है। यह किसकी वजह से टूटा है? क्या इसमें उपराज्यपाल की कोई भी भूमिका नहीं? केंद्र सरकार की कोई भी भूमिका नहीं? मई 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल सरकार के पक्ष में फैसला सुनाते हुए चुनी हुई सरकार को कानून बनाने और अफसरों के तबादले को लेकर अधिकार दिया, तो केंद्र सरकार ने क्या किया? ऑर्डिनेंस के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलट दिया और उपराज्यपाल को अफसरों की नियुक्ति और तबादले पर आखिरी अधिकार दे दिए। उपराज्यपाल को यह सब भी तो लिखना चाहिए था कि किसी भी तर्क से एक चुनी हुई सरकार को ही अफसरों के तबादले करने चाहिए थे। हमने 29 जुलाई के शो में वीडियो में इस पर काफी विस्तार से चर्चा की है। एक छोटा सा हिस्सा उस वीडियो का आपको सुनाना चाहता हूं। सर्विसेज के मामले में 5 जजों की संविधान पीठ ने 11 मई 2023 को अलग से फैसला दिया कि इसके विनियमन की शक्ति दिल्ली सरकार के पास है। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली का मॉडल अपने आप में एक अलग मॉडल है और अन्य केंद्र शासित प्रदेशों जैसा नहीं है। पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और जमीन को छोड़कर बाकी अधिकार क्षेत्र दिल्ली सरकार का है, मगर केंद्र सरकार 19 मई 2023 को एक अध्यादेश ले आई और प्रशासनिक मामलों में अंतिम निर्णय का हक वापस लेफ्टिनेंट गवर्नर को दे दिया। इस अध्यादेश में यह लिखा गया था कि राजधानी में हुई कोई भी घटना या निर्णय सिर्फ इसके निवासियों को ही नहीं, पूरे देश को प्रभावित करता है। अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक परिदृश्य पर इसके चलते हमारी राष्ट्रीय प्रतिष्ठा, छवि, विश्वसनीयता और सम्मान दांव पर लगे होते हैं। देश की राजधानी पूरे देश की है और व्यापक राष्ट्रीय हित इसी में है कि इसके प्रशासन में लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई केंद्र सरकार के जरिए पूरे देश के लोगों की भूमिका हो। तो क्या दिल्ली की जनता ने अपनी सरकार के लिए विधायकों का लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव नहीं किया था? अगस्त 2023 में इसे कानूनी जामा पहना दिया गया और सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट दिया गया। दिल्ली के उपराज्यपाल ने लिखा है कि दिल्ली की सरकार मामूली बातों पर अदालत चली जाती है, मगर यह नहीं बताते कि वे कौन सी मामूली बातें हैं। दिल्ली सरकार के मंत्रियों को ईडी ने, सीबीआई ने शराब घोटाले में गिरफ्तार किया, 5 महीने से लेकर 17 महीने तक के लिए बंद किया। क्या दिल्ली सरकार को अदालत नहीं जाना चाहिए? उसका यह अधिकार नहीं है? उपराज्यपाल के अधिकारों के सवाल पर क्या कोर्ट चले जाना मामूली बात थी? क्या बाकी राज्य सरकारें कोर्ट नहीं जाती हैं? कोर्ट जाने से लोकतांत्रिक ढांचा क्या टूट जाता है? उपराज्यपाल वीके सक्सेना कहना क्या चाहते हैं? और सबसे बड़ा सवाल है, किससे कह रहे हैं? उपराज्यपाल ने लिखा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल में हैं, इसलिए दिल्ली के नागरिक बंधक हो गए। सरकार का काम नहीं हो रहा क्योंकि मंत्री
प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में लगे हैं, जबकि आम आदमी को पीड़ा हो रही है। यह तो गजब की दलील है। मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इससे गवर्नेंस पर असर पड़ता है, पहली बार पता चला। और ऐसा नहीं करना चाहिए, उपराज्यपाल की बातों से लगता है। उन्हें पता है कि जिस केस में अरविंद केजरीवाल जेल में हैं, उन्हीं केस में सुप्रीम कोर्ट ने ईडी और सीबीआई की जांच को लेकर क्या क्या कहा है। उपराज्यपाल को इस पर भी अलग से एक लेख लिखना चाहिए कि जांच एजेंसियां इस तरह से मुख्यमंत्री को, शिक्षा मंत्री को गिरफ्तार करेंगी तो दिल्ली के गवर्नेंस पर बहुत बुरा असर पड़ेगा, दिल्ली की जनता बंधक रह जाएगी। उपराज्यपाल का लेख आने के तुरंत बाद भाजपा दिल्ली सक्रिय हो गई और दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता भाजपा के विजेंद्र गुप्ता ने कह दिया कि दिल्ली भाजपा विधायकों की ओर से एक प्रतिनिधिमंडल शुक्रवार शाम राष्ट्रपति से मुलाकात करेगा। यह प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपेगा। इनका कहना है कि मुख्यमंत्री के जेल में होने के चलते दिल्ली में संवैधानिक संकट पैदा हो गया है। लेकिन हम यहां याद दिलाना चाहते हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट में इसे लेकर 3 याचिकाएं दायर हुई कि जेल में होने के कारण मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना होगा। दिल्ली हाई कोर्ट से तीनों याचिकाएं रिजेक्ट हो गईं और याचिका दायर करने वाले पर 50,000 का जुर्माना लगा। मगर राष्ट्रपति से मिलकर ज्ञापन देकर माहौल बनाया जाएगा, उसकी बात की जाएगी कि केजरीवाल सरकार को लेकर गतिविधियां हो रही हैं, कुछ होने वाला है, इस्तीफे की मांग हो रही है क्योंकि केजरीवाल जेल में हैं। दिल्ली शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया 17 महीने जेल में रहे। अरविंद केजरीवाल मार्च के महीने से जेल में हैं। शराब घोटाले में अगर आप सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों को सुन लें तो साफ हो जाएगा कि नेताओं को किस तरह जेल में रखने का खेल चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने तो इस बात को लेकर फटकार लगाई है कि जो पहले से गिरफ्तार है उसे गवाह बनाकर उसकी गवाही के आधार पर किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। क्या केजरीवाल की गिरफ्तारी इसी आधार पर नहीं हुई? क्या यह बात उनकी गिरफ्तारी पर भी लागू नहीं होती? आए दिन कोर्ट में ईडी की जांच को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। क्यों जेल में रखना है, इसे लेकर अब ईडी के पास कोई ठोस तर्क नजर नहीं आता। उपराज्यपाल चाहते हैं कि दिल्ली की जनता इन तथ्यों को नजरअंदाज कर दे। उपराज्यपाल को इस पर क्यों नहीं चिंता करनी चाहिए कि इस तरह से अगर जांच एजेंसियां काम करेंगी तो किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री अपने दफ्तर में नहीं होगा, जेल में होगा और उसकी जनता बंधक बन जाएगी। तब उपराज्यपाल को लेख लिखने का ख्याल नहीं आया। उपराज्यपाल ने मॉनसून में भारी बारिश के कारण दिल्ली की हालत पर काफी कुछ लिखा है, लेकिन उनसे पूछा जाना चाहिए कि मॉनसून के चलते शहरी व्यवस्थाओं का चरमरा जाना क्या दिल्ली तक सीमित है? बाकी राज्यों के मुख्यमंत्री तो जेल में भी नहीं हैं, फिर उनके शहरों की हालत खस्ता क्यों है? दिल्ली की हालत भी खराब है, कोई इनकार नहीं कर रहा, लेकिन इसकी जवाबदेही तो उपराज्यपाल पर भी आती है। 28 अगस्त का लेख लिखते हुए उपराज्यपाल लगता है 16 अगस्त का अपना ही कुछ ट्वीट भूल गए हैं। 16 अगस्त को वीके सक्सेना ने 6 ट्वीट किए थे। इस दिन उपराज्यपाल ने दिल्ली के कई इलाकों में नालों की सफाई का जायजा लिया। इनमें वे खुद ही दिल्ली के बड़े नालों की इस स्थिति का जिम्मेदार वर्षों की उपेक्षा और लापरवाही को बता रहे हैं। एक ट्वीट में लिखते हैं कि हर वर्ष दिल्ली में होने वाले जल जमाव और उससे उत्पन्न नारकीय स्थिति के लिए गाद और कचरे से जाम पड़े शहर के बड़े नाले मुख्यतः जिम्मेदार हैं। दिल्ली के नालों की यह स्थिति स्पष्ट रूप से वर्षों की उपेक्षा और लापरवाही का परिणाम है। बारापुला, कुशक और सुनहरी नाले अकेले ही पूरी दिल्ली के 24% इलाके से पानी निकालते हैं, पर यह नाले अपनी क्षमता का 10% भी काम नहीं कर पा रहे। 4 अगस्त को मेरे दौरे के बाद इनकी सफाई का काम शुरू हुआ और पिछले 10 दिनों में इन नालों से 1200 मीट्रिक टन से ज्यादा गाद निकाली गई है। मैं दिल्ली वासियों को आश्वस्त करता हूं कि बहुत जल्द यह कार्य पूरा करके जल जमाव से राहत के दीर्घकालिक उपाय किए जाएंगे। इन नालों की वर्तमान स्थिति की
तस्वीरें भी उपराज्यपाल ने जोड़ दी हैं। जब उपराज्यपाल ही दौरा कर रहे हैं और उनके ही दौरे के बाद नाले साफ होने लग जा रहे हैं, तो फिर बताइए यह कैसे हो रहा है? क्या दिल्ली की सरकार उपराज्यपाल चला रहे हैं? उनके पास मंत्रियों से ज्यादा अधिकार हैं? तब फिर जिन समस्याओं को लेकर उन्होंने लिखा है, उनकी जवाबदेही भी उन्हें खुद ही ले लेनी चाहिए। दिसंबर 2022 के एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी जीती, पर अभी तक इसके भीतर निर्णय लेने वाली संस्था स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव नहीं हुआ। आए दिन खबरें आती हैं कि आम आदमी पार्टी के पार्षद जो हैं वो बीजेपी में चले गए। फिर खबर आती है कि एक लौट आया है। 2022 से पहले 15 साल से एमसीडी बीजेपी के पास थी। क्या उन कॉलोनियों में कुछ अलग स्थिति बन गई है? उन जगहों में अलग स्थिति बन गई है? उपराज्यपाल के लेख के जवाब में उसी अखबार में दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने जवाब में लिखा, एलजी के कार्यालय का मुख्य काम डीडीए से संबंधित है। दिल्ली की 40% आबादी अनधिकृत कॉलोनियों झुग्गियों में रहती है। एलजी को पता होना चाहिए कि ये बस्तियां इसलिए हैं क्योंकि डीडीए पिछले कई दशकों से राजधानी में पर्याप्त किफायती घर बनाने में विफल रहा है। डीडीए दिल्ली में व्यवसायों के लिए पर्याप्त कमर्शियल जगह बनाने में भी विफल रहा, इसलिए लोग एनसीआर में विकल्प तलाशने को मजबूर हैं। डीडीए के पास 40,000 से अधिक बिना बिके फ्लैट हैं, जिनकी अनुमानित कीमत 18,000 करोड़ रुपए है। डीडीए के मास्टर प्लान 2041 में 2 साल की देरी हो रही है। इस पर सुप्रीम कोर्ट को यह नोट करना पड़ा कि शहर में पूरी तरह से अव्यवस्था हो गई है। दिल्ली सरकार के मंत्री और उपराज्यपाल के बीच टकराव चलता रहता है। इन दिनों एक नया मुद्दा है रिज क्षेत्रों में अवैध कटाई का मुद्दा। आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार के मंत्री उपराज्यपाल को निशाना बना रहे हैं। आरोप लगा रहे हैं कि पेड़ों की कटाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों की जानबूझकर अवहेलना की गई। कथित तौर पर एलजी ने सड़क बनाने के लिए पेड़ों की कटाई का आदेश दिया, लेकिन कानून के अनुसार दिल्ली रिज के एक भी पेड़ काटने के लिए पेड़ अधिकारी और सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी चाहिए। इस कार्रवाई की भी सुप्रीम कोर्ट ने आलोचना की है। आम आदमी पार्टी की तरफ से अनेक प्रकार के कार्टून स्ट्रिप बनाकर उपराज्यपाल की भूमिका को रेखांकित और उजागर किया जा रहा है। एक तो वो माफी मांगते हैं पहले सुप्रीम कोर्ट से कि हमने सुप्रीम कोर्ट से सच छिपाया। क्यों छिपाया? क्योंकि जो पेड़ गैर कानूनी तरीके से पहले ही काट चुके थे, चोरी पकड़े जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट में उनको काटने की परमिशन मांगने गए। पहले काट चुके हैं, बाद में परमिशन मांगने गए कि साहब हमें पेड़ काटने परमिशन दे दो। वो परमिशन सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी। तो आपने झूठ बोला कोर्ट में, एलजी साहब के डीडीए ने झूठ बोला, उसके लिए पहले तो उन्होंने माफी मांगी, मतलब उन्होंने अपनी चोरी कबूल कर ली। आगे क्या लिखते हैं सुनिएगा। उन्होंने ये मान लिया कि ये पेड़ 16 फरवरी से लेकर 10 दिन के अंदर गैर कानूनी तरीके से काटे गए। ये बात डीडीए के वाइस चेयरमैन ने अपने हलफनामे में मान ली है। अभी तक तो ये हो रहा था ना, झूठ बोल रही है आम आदमी पार्टी, झूठ बोल रहा है सौरभ भारद्वाज, ये बात हलफनामे में मान ली गई। एक और बात मान ली गई है कि वाइस चेयरमैन साहब 16 फरवरी से लेकर 2 मार्च तक छुट्टी पे रहे। चलिए ठीक है, आप छुट्टी पे रह सकते हैं, छुट्टी पे जाने का हक सबको होता है। खास बात यह है कि जब ये कांड हो रहा था डीडीए के अंदर, तब डीडीए के वाइस चेयरमैन छुट्टी पे थे। ये बड़ा सवाल है, क्योंकि आग लगने वाली है, ये डीडीए के वाइस चेयरमैन को मालूम था। और आग लगेगी तो गर्मी मेरे तक भी आ सकती है, ये भी मालूम था, इसलिए वो तो पहले ही छुट्टी पे चले गए। आगे सुनिए। अब डीडीए ने एक वाइस चेयर, डीडी की एक कमेटी बनी जिसका हलफनामे के अंदर उन्होंने बताया। उसके अंदर आप सुनिए कि हुआ क्या। इस कमेटी ने ये बताया कि उस जगह पे जितने पेड़ कटे
डीडीए के हिसाब से। उसमें जंगल यानी कि फॉरेस्ट एरिया के करीब 468 पेड़ काटे गए, ये डीडीए का हलफनामा है, कबूल कर लिया डीडीए ने। और नॉन फॉरेस्ट एरिया के 174 पेड़ काटे गए, ये डीडीए कह रही है। हालांकि आरोप इनके ऊपर 1100 पेड़ों का है, मगर इन्होंने 468 जमा 174 इतने पेड़ों को गैर कानूनी ढंग से काटा गया, ये तो इन्होंने अपने हलफनामे में मान लिया है। तो गैर भाजपा शासित सरकारों में राज्यपाल की भूमिका किसी से छिपी नहीं है। बीजेपी के लिए समानांतर सरकार का अड्डा बनते जा रहे हैं राजभवन। आए दिन राज्यपालों के जरिए राज्य की सरकारों को असुरक्षित किया जाता है, राष्ट्रपति शासन का डर दिखाया जाता है। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि उपराज्यपाल इस तरह से लेख लिखने लग जाएं जैसे विपक्ष के नेता हों। उनके इस लेख से दिल्ली में यह बहस करीब करीब समाप्त हो जाती है कि राज्य में सरकार कौन चला रहा है, मुख्यमंत्री या उपराज्यपाल, बल्कि इसकी जगह पर एक नई बहस शुरू होती है, दिल्ली में विपक्ष का नेता कौन है, भाजपा विधायक विजेंद्र गुप्ता या उपराज्यपाल वीके सक्सेना। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।